Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU MS Psychology फर्स्ट पेपर MPC 001 की सीरीज चल रही है जिसमें हम ब्लॉक 3 पर आ चुके हैं और ब्लॉक 3 की यूनिट 2 को आज हम बिगिन करेंगे। ब्लॉक 3 की यूनिट 1 को आप प्रीवियस वीडियोस में देखकर आए हैं और ये जो वीडियो है जिसमें हम यूनिट 2 के कुछ टॉपिक्स को लेंगे। वैसे तो मैं आपको क्विकली ओवरव्यू भी करा देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, कि इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम छोड़ दें, जो कि आप खुद से पढ़ सकते हैं, विल नॉट टेक टाइम, जैसे कि हम लेते नहीं है। आज हम कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। बेसिकली हम अभी बेसिक्स ही अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे लैंग्वेज का कॉम्पोजिशन होता है। तो बहुत शुरुआती चीजें हैं और बेसिक इंग्लिश की चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए समझेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी चीज मेंशन की थी कि मैं एग्जांपल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज को एज एन एग्जांपल यहाँ पे लूंगी और आप बुक में भी यही देखेंगे कि एग्जांपल के लिए इंग्लिश के ही स्टेटमेंट सेंटेंसेस का यूज होगा। ओके, वो इजी भी है आपके लिए इसको करना, और हिंदी में चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी और फिर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक हम कवर करेंगे जिसके अंदर ये 4 सब टॉपिक्स रहेंगे और नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम ये कुछ टॉपिक्स हैं नीचे के जो इन्हें हम कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। बहुत सारी चीजें तो हम पहले ही डिस्कस करके आए हुए हैं, लेकिन लैंग्वेज के फंक्शंस की बात करते हैं। पहले लैंग्वेज के फंक्शंस की बात शुरू करने से पहले अगर लैंग्वेज की बात करें तो हमने सो फार ये समझा है कि लैंग्वेज की जो प्रोसेसिंग होती है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे ब्रेन से है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट हमारी लैंग्वेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और हम जितना फ्रीक्वेंटली लैंग्वेज का यूज कर पाते हैं उसमें हमारे कुछ डेवलपमेंटल रोल्स भी होते हैं। जैसे जैसे ह्यूमन ग्रो करता है, जैसे कॉग्निटिव थ्योरी आपने पढ़ी थी, जैसे जैसे ह्यूमन ग्रो करता है, डेवलपमेंट उसका आगे बढ़ता है, उसी तरीके से लैंग्वेज में भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे कि लैंग्वेज के फंक्शंस क्या हैं। तो लैंग्वेज सर्व मेनी फंक्शंस व्हिच आर ऑल रिलेटेड टू द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज हमेशा कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है। प्राइमरी रीजन है, बाकी तो और भी रीजन हो सकते हैं लैंग्वेज का, लेकिन प्राइमरी रीजन है कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात को कन्वे करने के लिए, अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट लैंग्वेज कन्वेज मीनिंग एंड इज पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ऑफकोर्स लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो लैंग्वेज क्या है? एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन को प्रोड्यूस करती है लैंग्वेज। वरना तो कॉन्वर्सेशन तो आपने जानवरों के बीच भी होते हुए देखा है ना, बर्ड्स को भी आपस में बातें करते हुए देखा है, लेकिन क्या उनके मीनिंग को हम इंटरप्रेट कर पाते हैं? हम नहीं कर पाते हैं। ह्यूमंस में लैंग्वेज एक स्पेशल रोल प्ले करती है कि न केवल हमारी बातचीत होती है बल्कि वो मीनिंगफुल होती है। कोई तीसरा पर्सन उसे सुनता है तो समझ सकता है, इस तरीके से होती है। लैंग्वेज इज यूज टू इश्यू रिक्वेस्ट एंड कमांड्स एंड इज ऑल्सो यूज टू टीच एंड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे पर्पस है। मैंने कहा था प्राइमरी पर्पस जरूर कम्युनिकेशन है, लेकिन उस कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीजें और भी निकलती हैं, जैसे रिक्वेस्ट करना, कमांड करना, कोई टीचिंग मेथड फॉलो करना, कोई अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना। लैंग्वेज यूजफुल है बिकॉज इट कैन रिप्रेजेंट आइडियाज एंड इवेंट्स दैट आर नॉट टाइड टू प्रेजेंट। हम लैंग्वेज को एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की फॉर्म में बहुत तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लैंग्वेज क्या है? सिंबॉलिक है एंड इज दैट स्पीच साउंड्स एंड अटरेंसेस स्टैंड फॉर रिप्रेजेंट वेरियस ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज एंड इवेंट्स। लैंग्वेज को सिंबॉलिकली भी प्रेजेंट किया जाता है और रिगार्डलेस ऑफ वेदर वी आर कंसीडरिंग स्पोकन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज, 3 एलिमेंट्स होते हैं लैंग्वेज एक्सप्रेशन के, ह्यूमन कम्युनिकेशन के, जिनको अंडरस्टैंड किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है एज ऑपरेटिंग इन द स्पीकर लिसनर सिचुएशन। स्पीकर लिसनर सिचुएशन का मतलब क्या हो गया? मतलब एक पर्सन बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, तो ये जो पूरी सिचुएशन है इसको हम स्पीकर लिसनर सिचुएशन का नाम देते हैं। इसके अंदर 3 केसेस आते हैं, तीनों बड़े ही अच्छे और इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। सबसे पहले आता है स्पीच एक्ट्स, फिर आता है प्रीपोजिशनल कंटेंट एंड थीमेटिक स्ट्रक्चर। मतलब लैंग्वेज के अगर हम उस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम उसमें क्या देखते हैं? स्पीच एक्ट्स। स्पीच एक्ट्स का मतलब ये होता है कि हम जो भी बात कह रहे हैं, जो भी हमारी स्पीच है, वो क्या एक्ट कर रही है, उसके थ्रू क्या पर्पस सर्व हो रहा है। जैसे कि अगर आप किसी से कहते हैं प्लीज पास मी दिस बुक, सो यू आर रिक्वेस्टिंग, ये आपका एक्ट है। दिस इज द रिक्वेस्ट विच यू आर मेकिंग थ्रू दैट कन्वर्सेशन। दैट स्पीच इज द स्पीच एक्ट। स्पीच एक्ट क्या है? जो भी एक्ट आप अपनी स्पीच के थ्रू करते हैं, तो जिस भी टाइप का आप करते हैं, स्पीच एक्ट थ्योरी ये कहती है ऑल utterances कैन बी क्लासिफाइड एज to the type of speech act they represent. For example, speech acts may make assertions, make verbal commitments, convey thanks, give a warning or issue a command. Examples दिए कई सारे। I insist that you turn down the volume of the stereo. Insist कर रहे हैं मतलब कमांड कर रहे हैं। What are your plans for the weekend? Question. I promise to pay you tomorrow. A verbal commitment, right? इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो जो भी हमारी बात जिस पर्पस के लिए यूज हो रही है वो उसका एक्ट हो गया स्पीच एक्ट। तो ये पहली चीज हो गई। ओके,
अच्छा, ये भी कहते हैं, सीरले कहते हैं कि कुछ स्पीच एक्ट जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं. व्हेन योर मदर आस्क्स इफ यू लिव इन अ बार्न, अ गेस्ट इन योर हाउस आस्क्स इफ यू आर चिली, दे आर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर डिजायर्स. ये भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, राइट. अब आते हैं प्रिपोजिशनल कंटेंट पे. प्रिपोजिशनल कंटेंट का मतलब होता है, ये सेकंड एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, जो किसी भी सेंटेंस के कोर कंटेंट की बात करता है. जैसे एग्जांपल है द सेंटेंस द ब्राइट स्टूडेंट रिसीव्ड ए इन मैथमेटिक्स. ये दो बातें बता रहा है, दो चीजों को, प्रिपोजिशन को बता रहा है. एक तो जो स्टूडेंट है वो ब्राइट है, और दूसरा उसको मैथ्स में ए ग्रेड मिला है. दो बातें बता रहा है. मतलब अब बात की इंटेंशन के साथ साथ हमने बात के कोर कंटेंट पे भी बात कर लिया. प्रीपोजिशन मतलब किस चीज की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, मतलब कहां पर वो बात हमारी एग्जिस्ट करती है, कंटेंट के बारे में. तो वो जो बात है उसकी पोजीशन क्या है, कि वो बच्चा जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब मेजोरिटी में जो बात कही गई है, राइट, उस वो हिडन नहीं है, वो एकदम सामने से है. जैसे उसमें हमने इनडायरेक्ट कहा था, लेकिन यहाँ पे आपको बात डायरेक्ट दिखाई देगी. हो सकता है एक बात में दो प्रीपोजिशनल कंटेंट हो, जैसे इसमें दो ही है, दो का एग्जाम्पल दिया हुआ है, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. हम कोई और बात में बात जोड़ते चले जाते हैं, है ना, तो कंजंक्शन के साथ में तो क्या होता है, वो एक कई बातों का मिलके भी कई सारे प्रीपोजिशनल कंटेंट भी हो सकते हैं. फिर आता है थीमेटिक स्ट्रक्चर. थर्ड कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का. गुड स्पीकर्स पे केयरफुल अटेंशन टू देयर लिसनर्स. गुड स्पीकर्स हैव टू जज व्हाट लिसनर्स डू एंड डू नो, keep track of where they are leading their listeners, and regularly examine any assumptions about the listener's knowledge of the topic being discussed. शॉर्ट में कहें तो द स्पीकर मस्ट बी एबल टू मेक रीजनेबली एक्यूरेट जजमेंट ऑफ द लिसनर्स करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ये थेमेटिक स्ट्रक्चर जो है बहुत हद तक यूज होता है टीचर्स के साथ में, ये ऐसे किसी भी पर्सन के साथ में जो कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं. कैसे होता है थेमेटिक स्ट्रक्चर, मतलब जब एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो टीचर का पर्पस होता है अपनी बात को सक्सेसफुली बच्चों के माइंड तक पहुंचाना. ऐसा नहीं है कि बोला बाला और निकल गए कि हमारा क्लास खत्म, ये किसी भी टीचर का ऑब्जेक्टिव नहीं होता. तो ऐसे में क्या होता है, जो टीचर अपनी बात को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं तो वो लिसनर कितना ग्रैस्प कर रहा है. जैसे कि हम अपनी बात कहते हुए कई बार एक से ज्यादा एग्जाम्पल देने लगते हैं. एक बात बताई फिर दूसरा कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करी. ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर वो पर्सन खड़ा है, वो अगर टीचर की बात हम करें तो टीचर को ये लग रहा है कि दिस ओनली वन एग्जाम्पल इज नॉट सफिशिएंट टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड. एक्सप्रेशन समझ जाते हैं बच्चों के, देखने का तरीका समझ जाते हैं, कंफ्यूजन की स्टेट से फील हो रही है तो वो भी समझ जाते हैं. तो ऐसे में क्या होता है, मोर देन वन एग्जाम्पल आर गिवन टू अंडरस्टैंड, टू क्रिएट द थीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज. ये लैंग्वेज का थीमेटिक स्ट्रक्चर हो गया कि हमारी जो बात है वो ऐसे पहुंचे कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम सेटिस्फाइड हैं कि हाँ हमारी बात सही तरीके से पहुंच गई है. तो ये भी कम्युनिकेशन का एक थर्ड कंपोनेंट है और इम्पोर्टेंट है. अगर हम बोले ही जा रहे हैं और हमारी बात सामने वाले की समझ में नहीं आ रही है तो वर्क डन इज जीरो, हमारे बोलने का कोई फायदा ही नहीं है ना. तो इसीलिए ये भी जरूरी है. अब हम आते हैं लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पर. ये तो एक जनरल आपने समझा कि किस तरीके से कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स होते हैं. अब हम बात करेंगे लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में. देखिए मोर्फीम्स और फोनीम्स के बारे में हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, सो वी विल नॉट टेक मच टाइम हियर. आई एम श्योर आप जानते हैं ऑलरेडी. जब भी हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, मैं इंग्लिश का एग्जांपल लूंगी, हिंदी की भी ले लूंगी, कहीं कहीं पे जरूरत लगेगी तो आपको समझाने के लिए. वैसे आप काफी समझदार है, कुछ बताने की ऐसी खास बात नहीं है. जब हम आपको पता है कि जब आप कोई कोई हमारे ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके साउंड्स हमें कहीं पर कोई और कहीं पर कुछ और आते हैं. जैसे आपने कैट बोला, केमिस्ट्री बोला, है ना, और कहीं पर आप इसका कुछ और भी यूज करते हैं, सी का. जैसे कि आपने कहा चाउमीन, राइट, सी एच आ गया तो उसकी वजह से फर्क होता है. तो इस लेकिन आपने स्टार्टिंग जो है वर्ड की वो सी से करी है, राइट. तो इस तरीके से हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद उनके कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं, साउंड्स की हेल्प से वर्ड्स बनते हैं, उन्हीं को हम फोनीम्स और मोर्फीम्स का नाम देते हैं. तो अगर लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम क्या चीज देखते हैं, सबसे पहले फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी और सिंटेक्स, इनको तीन कंसीडर किया जाता है. फोनोलॉजी वो ब्रांच है जहां पर फोनीम्स की हेल्प से अंडरस्टैंडिंग की जाती है, मोर्फीम्स की हेल्प से जहां पे क्रिएट की जाती है वो मोर्फोलॉजी. अभी आगे पढ़ेंगे, सब कुछ है आगे, ऐसा मत सोचिएगा मैं बहुत जल्दी निपटा के आगे बढ़ रही हूँ. मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ पर है, तो कैसे क्या बता के आगे बढ़ना है वो हम कर रहे हैं, राइट. तो अब कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि कोई भी जो लेटर्स होते हैं या उनके जो साउंड्स क्रिएट हो रहे हैं और उसके बाद जो वर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट उन साउंड्स और लेटर्स पे फोकस ना करके उनका फोकस होता है मेजर स्ट्रक्चर पर. मेजर स्ट्रक्चर मतलब जो पूरा स्टेटमेंट हमारे सामने बन के आता है,
लेटर्स और साउंड्स पे फोकस ना करके वो फोकस करते हैं बड़े सेंटेंसेस पर, और उनको एज एन एक्सपेरिमेंट या एज अ सब्जेक्ट अपने स्टडी में लेते हैं, जब स्टडी करते हैं तब की बात हो रही है। तो लैंग्वेज के 3 बेसिक पार्ट्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, विद इट्स ओन स्ट्रक्चर एंड रूल्स, फोनोलॉजी, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। अंडरस्टैंड करेंगे कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं। द फर्स्ट ऑफ दिस फोनोलॉजी कंसर्न्स द रूल फॉर प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्पीच साउंड्स। आपको पता है, जैसे मैंने भी बताया, कहाँ पे हमने सी में चाउमीन यूज किया है, कहाँ हमने सी में कैट यूज किया है। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज सिंटेक्स डील्स विद द वे वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म सेंटेंसेस। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि सी एच आने पर हम केमिस्ट्री बोल रहे हैं, राइट, और किसी और केस में हम किसी और एग्जाम्पल में कुछ और बोल रहे हैं, तो वो रूल्स की वजह से होता है। उन रूल्स को यानी ग्रामर को हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। एंड सिमेंटिक्स फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। सिमेंटिक्स का तो वैसे भी मतलब यही होता है, आपको पता ही है। यहाँ छोड़िए, वैसे भी जनरल वर्ड्स आपने सिमेंटिक्स कई बार साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। सिमेंटिक्स मतलब जो प्रॉपर मीनिंग बता रहा है वर्ड का, उसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं। तो इसके अंदर पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे फोनीम्स एंड मोर्फीम्स क्या होते हैं। बेसिक यूनिट है लैंग्वेज की, अगेन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इस तरफ आ जाती हूँ मैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो अबाउट 45 फोनीम्स हैं। लैंग्वेज वेरी इन द नंबर ऑफ फोनीम्स रेंजिंग फ्रॉम एज फ्यू टू 15 टू एज मेनी 85। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग फोनीम्स होंगे। जब हिंदी वर्णमाला में हम चले जाएंगे तो वहां हमें बहुत सारे, आपने देखा ना, 49 51 हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वहां पे टोटल, और इधर इंग्लिश में 26 होते हैं। तो सब जगह अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। वन रीजन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर मेनी अमेरिकन्स टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज इज दैट डिफरेंट फोनीम्स आर यूज्ड। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से फोनीम्स यूज होते हैं, इसीलिए लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये हमने समझ लिया, राइट। ये प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ये भी ऐसा कह रहे हैं, मैं भी ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। आते हैं हायर लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस पर। यहां से समझेंगे, देखिए, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स विच मेक अप अ लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनोलॉजी। फोनोलॉजी कहां से बनी है, फोनीम्स से, क्योंकि फोनीम्स क्या थे, साउंड पे फोकस करते हैं। एंड द स्टडी ऑफ हाउ दीज साउंड्स कंबाइन टू प्रोड्यूस मोर्फीम्स इज कॉल्ड मोर्फोलॉजी। दोनों बातें बेसिक हैं, कहीं अलग से ऐसा नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, आपको पता होना चाहिए। However, psychologists are frequently interested in a more global analysis of language than is provided by phonology and morphology. Psychologists इससे काफी आगे की बात करते हैं। ये तो किसी भी लैंग्वेज में बहुत ही बेसिक, बहुत ही ग्राउंड रूट्स हैं। इतना बॉटम लेवल पे जाने की तभी जरूरत पड़ेगी जब हमारा रिसर्च का जो वर्क है वो उससे एसोसिएटेड होगा, अदरवाइज हम बड़े लेवल पे बात करते हैं। All right, psychological investigation of language typically adopt words, phrases, sentences or prose rather than more elementary speech sounds at the most fundamental unit of analysis. ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आगे बात करते हैं, there are several levels at which these higher order analysis can be made. सबसे पहले हम लेक्सिकल, किसी भी सेंटेंस के लेक्सिकल कंटेंट पर भी फोकस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और ऑफ सम अदर यूनिट ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन। When a lexical analysis is performed, the question is simply what words are used and how many times they are used in this sample of language। जो हम लेक्सिकल कंटेंट की बात कर रहे हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी हमने लैंग्वेज का जो सैंपल लिया है उसमें कोई भी वर्ड जो है वो कितनी बार यूज है, किस तरह से यूज है। Information gained from lexical analysis of language, such as that by the Thorndike and Lodge, has proved to be very useful in predicting the ease with which different words can be learned in laboratory situation। किसी भी वर्ड को, कोई भी वर्ड जो है वो हमारे स्टेटमेंट में या हमारी पूरी कहानी में, प्रोज में कितनी बार आ रहा है, किस किस पर्पज से आ रहा है, जब हम इस पर फोकस करते हैं तो हम लेक्सिकल कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं। मतलब अनदर लेवल हो सकता है लिंग्विस्टिक एनालिसिस का, द सिंटैक्टिक कंटेंट ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट में बी इन्वेस्टिगेटेड। यानी कि इन द स्टडी ऑफ सिंटैक्स इंटरेस्ट इज फोकस्ड ऑन द अरेंजमेंट और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से हुआ है, उनसे फ्रेजेस या सेंटेंसेस कैसे बनाए गए हैं। द क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, हाउ इज दिस फ्रेज स्ट्रक्चर्ड, कैसे बना है वो स्टेटमेंट, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। Psychologists and linguists interested in syntactic theory have attempted to specify rules that account for the productivity of language। अब ये जब बना है तो कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए बनेगा। कोई भी स्टेटमेंट बन जाए वो बिना किसी रूल को फॉलो हुए तो नहीं बन सकता। उसी रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे सिंटैक्टिक कंटेंट ऑफ लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। ओके, अब क्योंकि large number of different grammars have been proposed, there is a little agreement about the necessary features of an adequate grammar। मतलब अलग अलग तरीके से ग्रामर यूज होती है। आप देखते हैं, आपने इंग्लिश में देखा ही होगा कि कैसे कैसे एक बात जो ऐसे चल रही है वो दूसरे में कुछ और लॉ बन जाता है।
तो उसकी वजह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है कि कैसे चीजें फ्रेम हो रही हैं या कैसे वर्ड्स बन रहे हैं। अब लैंग्वेज को एनालिसिस करने के लिए और भी एक तरीका है, वन दैट कंसीडर्स द सिमेंटिक कंटेंट और मीनिंग ऑफ पैसेज। सिमेंटिक का मतलब अभी मैं बात की थी कि कितना मीनिंगफुल कोई वर्ड है। This perspective on language results in the asking of questions such as the following: What does the passage communicate? What is the meaning of this particular sentence? जब पूरे स्टेटमेंट का या पूरी बात का हम निचोड़ निकालना चाहते हैं, तब हम अंडरस्टैंड करते हैं इसका सिमेंटिक कंटेंट पर फोकस कर रहे होते हैं। Word meaning is a function of the interaction between word features and the extent to which they match those belonging to certain prototypical and non-prototypical context. आपने देखा है ना कि वर्ड मीनिंग बचपन में भी आपको याद कराए जाते थे, तो बताने की कोशिश की जाती थी कि ये बात और सिंप्लीफाइड होके ऐसे समझी जा सकती है। वर्ड मीनिंग आपने या तो इंग्लिश को हिंदी की लैंग्वेज में समझे होंगे, दो डिफरेंट लैंग्वेज में समझे होंगे, या फिर आपने मीनिंग को एक ही लैंग्वेज के दो तरीकों से समझा होगा। जैसे कि आपने पढ़ा हेल्पफुल, अ पर्सन, हेल्पफुल मीन्स समबडी हु इज वेरी केयर गिविंग और समथिंग लाइक दैट, जो भी मीनिंग उसका बन सकता है, थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपने समझा होगा। द क्रिटिकल रोल ऑफ सिमेंटिक्स इज नॉट अंडर क्वेश्चन, दैट हैज बीन क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड इन नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इन जनरल। Current view of semantics and comprehension view the listener as an active participant who formulates hypotheses about subsequent input based on context. मतलब जो भी सिमेंटिक का रोल है वो इस क्वेश्चन के अंडर में नहीं है कि कितने साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किए गए हैं। इन जनरल सिमेंटिक्स और कॉम्प्रिहेंशन व्यू द लिसनर एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। लिसनर जो है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है जो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करता है कि किस तरीके से वर्बल या सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज को क्रिएट किया गया है। राइट, कोई भी स्टेटमेंट जो क्रिएट किया गया है उसका मीनिंग कैसे निकलेगा उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। फिर आते हैं फेज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। अब हम सेंटेंसेस के फेज स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी देखेंगे कैसे। In order to understand language in an adult, it is necessary to examine the structure of sentences. कोई भी स्टेटमेंट हम ले लें, जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया गया है, द बॉय एट एन एप्पल। यहाँ पर हम देखते हैं, ये सेंटेंस है आपके सामने, द बॉय एट एन एप्पल। इसमें हम देखते हैं कि एक फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज है, दूसरा जो है वो वर्ब फ्रेज है, और वर्ब के अंदर एक नाउन फ्रेज आ रहा है। इसे वर्ब फ्रेज इसलिए रखा गया है पूरा में क्योंकि एट एन एप्पल जिसके साथ में वो वर्ब एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो वर्ब फ्रेज कहलाता है। और उसके अंदर कौन सी चीजें हैं जो नाउन में आएंगी, जिसको कि जो भी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, डिटरमाइनर एंड नाउन। मतलब एक प्रॉपर हो गया, एक तो नाउन ही जिसे हम कहेंगे बॉय हो गया, लेकिन उसको डिटरमाइन करने वाला, नाउन को डिटरमाइन करने वाला इसको डिटरमाइनर। तो ये इस तरीके से फेज स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पे हम नाउन और वर्ब को देखते हैं। ओके, फ्रेज स्ट्रक्चर की हम बात करते थे, फेज स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज इन एन एडल्ट, इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। एट वन लेवल ऑफ एनालिसिस, अ सेंटेंस कैन बी रिगार्डेड सिंपली एज अ स्ट्रिंग ऑफ फोनेम्स। दूसरे लेवल पर हम देखें तो सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं, मॉर्फीम्स का एक सीरीज है, विच आर ग्रुपिंग ऑफ फोनीम्स। राइट, फोनीम्स यानी साउंड से मिलकर एक वर्ड बना, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बना। तो सेंटेंस को हम कैसे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं या तो वो फोनीम्स का ही एक कलेक्शन है लाइन से, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो मॉर्फीम्स का कलेक्शन है। भाई फोनीम से तो मॉर्फीम्स बनते हैं, तो मॉर्फीम से स्टेटमेंट बनता है। राइट, इस तरीके से जब हम देखेंगे तो एक तरीके से जो सेंटेंस है वो एक वर्ड की स्ट्रिंग है, वर्ड से वर्ड लगा हुआ है तो स्ट्रिंग है वर्ड की। अब इसको डिफरेंट फ्रेजेस में डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो फ्रेज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कहलाता है। ए सेंटेंस इज व्यूड एज कंपोज्ड ऑफ टू बेसिक फ्रेजेस, नाउन और वर्ब फ्रेज। नाउन में आपने देख लिया किस तरह से हमने इसको स्प्लिट करा, और वर्ब फ्रेज में हमने देखा कि नाउन और वर्ब के दो पार्ट हो गए। ओके, इसको हम फ्रेज स्ट्रक्चर कहते हैं। अब स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस की बात करते हैं। मेरे ख्याल से यही हमारा लास्ट टॉपिक होना चाहिए आज का। एक बार मैं फटाफट से देख लेती हूँ। यस, दिस इज द लास्ट टॉपिक। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आएंगे। काफी फास्ट हो गया हमारा आज का वीडियो, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी कवर हो गया, या ज्यादा भी ले सकते थे मे बी, बट चलिए कोई बात नहीं, एक आध दिन छोटी क्लास भी चलेगी तो आप थोड़ा समझेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास भी मन करेगा आपका पढ़ने का। हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस। किसी भी सेंटेंस में स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर क्या होता है? द सरफेस स्ट्रक्चर is the organization that describes the sequences of phrases in a sentence as it actually spoken. कैसे बोला जाता है उस तरीके, पढ़ा जाता है उस तरीके से जब हम डिफाइन करते हैं तो उसका सरफेस स्ट्रक्चर है। डीप स्ट्रक्चर क्या है? इन कॉन्ट्रास्ट refers to the underlying structure that includes the relevant string of linguistic unit, the grammatical requirement for lexical selection and the grammatical relation between words and sentences.
ऊपरी तौर पर जब हम किसी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो सरफेस स्ट्रक्चर हो जाता है, लेकिन किस तरह से उसमें ग्रामर की हेल्प से वर्ड्स आपस में लिंक्ड हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें द डॉग बार्क्स, राइट, तो एक ऊपरी तौर पर हमें नजर आ रहा है कि डॉग है, उसको डिटरमाइनर लगा हुआ है एक, और एक वर्ब का यूज हो रखा है। पर जब हम ये देख रहे हैं कि डॉग है और डॉग क्योंकि सिंगुलर है तो बार्क्स लगा हुआ है ना, बार्क नहीं बोल रहे हैं हम उसको, द डॉग बार्क नहीं कह रहे हैं, डॉग बार्क्स कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो जब हम समझते हैं तो वो उसका डीप स्ट्रक्चर कहलाता है। यही दो चीजें होती भी किसी स्टेटमेंट में अगर बहुत ऊपरी तौर पर देखें तो सरफेस और डीप स्ट्रक्चर ये हो गए। कहीं 3 वर्ड मार्कर में आपको असाइनमेंट में लिखना हो, इस तरीके का कुछ हो तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब एक सेंटेंस हमने लिया, रोहित थ्रू द बॉल, द बॉल वॉज थ्रोन बाय रोहित। बात एक ही है, ये एक्टिव स्टेटमेंट है, ये पैसिव स्टेटमेंट है। इंग्लिश के ग्रामर के हिसाब से बात करें तो दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन उनका जो साउंड है वो बहुत डिफरेंट हो रहा है। Hence, their deep structure is same, but consider the sentence, the lamb is ready to eat, which can have two meanings. The lamb may serve as food to be eaten or as an animal. The lamb is ready to eat, right? Lamb के तो खुद कुछ खाने जा रही है या फिर lamb को पका दिया गया है, वो उसको खाया जाने वाला है। तो यहाँ पे दो तरीके के मतलब निकल रहे हैं। तो जो deep structure है कैन वेरी विद इन द सेम सेंटेंस, और ऐसा होता भी है, कई स्टेटमेंट ऐसे होते हैं। एक तो एग्जाम्पल ही आपके सामने, अदरवाइज हम कोई बात कहते हैं तो लगता है इसका कुछ और मीनिंग भी पॉसिबल है या दूसरा समझ लेता है। यही तो होता है कम्युनिकेशन में। डिपेंडिंग ऑन व्हाट मीनिंग द स्पीकर विशेस टू कन्वे, इवैल्यूएट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग बिगेस्ट सेंटेंस, विजिटिंग रिलेटिव्स कैन बी न्यूजेंस, द करप्ट पुलिस कांट स्टॉप ड्रिंकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक से ज्यादा डीप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकते हैं बेस्ड ऑन क्या हम मीनिंग निकाल रहे हैं। अब important problem remaining concerns the theoretical rules by which the deep structure of a sentence comes to be realized in a particular surface structure। कई बार हम डीप स्ट्रक्चर पर कुछ रूल्स लगा देते हैं, मतलब सेंटेंस में कुछ इस तरीके के रूल्स होते हैं कि डीप स्ट्रक्चर को हम ही सरफेस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, हम इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नॉम चॉम्स्की ने इस पे काफी वर्क किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स हैव क्लियर इंप्लीकेशंस अबाउट व्हाट फीचर्स ऑफ सेंटेंस ह्यूमन बीइंग डू स्टोर इन मेमोरी। इफ द सेंटेंस इज सिंपल देन फीचर्स ऑफ द सरफेस स्ट्रक्चर मे बी स्टोर्ड। अगर कोई आसान है तो आप उसके बारे में बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। As sentence become more complex, what is thought to be stored in some underlying bean structure or schemas plus one or more footnotes that serve as rule necessary to regenerate this। अब ये जो भी कहानी है इसको मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ कि जब भी कोई चीज हमें डिफिकल्ट लगती है तो हम क्या करते हैं, उसकी कुछ इमेजिनेशन करते हैं माइंड में, चाहे वो पॉइंटर्स की फॉर्म में हो, चाहे कोई पिक्चर की फॉर्म में, स्कीमास जिसको हम बोलते हैं, कुछ भी तरीके से हम उसे माइंड में याद रखने की कोशिश करते हैं। ये कब होता है आपके साथ में, जब आप एग्जाम देने जाते हैं और कोई ऐसा टॉपिक जब लास्ट मिनट में पढ़ते हैं और आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स अपना जंबल कर रहे होते हैं, उस टाइम पर आप उस टॉपिक को इंपॉर्टेंट समझते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके पॉइंटर्स की तरह से उसको याद करने की कोशिश करते हैं, एक मैप उसका बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि किसी भी जो स्टेटमेंट होता है वो इसी तरीके से हमारे पास सेव हो जाता है। फुट नोट्स का मतलब यही हो गया, लास्ट मिनट के लिए जो हमने उस चीज को अपने माइंड में फिक्स किया है। Information contained in a linguistic message tend to be comprehended and sometimes remembered in syntactically defined chunks, although semantically based chunking also may be used depending on the demands placed upon the listener। तो जो भी किसी भी सेंटेंस का फ्रेज स्ट्रक्चर होता है वो लैंग्वेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिक प्रोसेसिंग उसी की हेल्प से हो पाती है। जब हम बेसिक समझें या डीप लेवल पर समझें, माइंड में हमारे लैंग्वेज की प्रोसेसिंग तभी हो पाएगी जब उसको हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसके साथ हमने कुछ टॉपिक अभी कवर किए, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन भी देख रहे हैं। आप लैंग्वेज को अपने वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। शुरुआत में हमने बात की थी, वहीं से आप इसका कंटेंट लिखेंगे। लैंग्वेज के 3 फंक्शंस क्या हैं आपने पढ़े थे, सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर क्या है। तो थैंक्स टू इग्नू कि मेरा काम अभी यहाँ कम हो गया, यही मैं आपको होमवर्क में 3 क्वेश्चन दे रही हूँ क्योंकि हमने तो पढ़ा ही यही है सब कुछ। आगे हम बात करेंगे कि लैंग्वेज की प्रोसेसिंग कैसे होती है और किस तरह से चीजें होती हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो तो काफी सॉर्टेड था, काफी छोटा था, क्विक था। आई एम श्योर आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्वेरी की फॉर्म में आप ड्रॉप जरूर कीजिएगा। मैं हेल्प करूंगी आपको टेक्स्ट के थ्रू भी समझाने में जितना भी पॉसिबल है मेरे लिए। और पढ़ते रहिए, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर चल रहा है ना, ये जो पूरा अभी आपका ब्लॉक चल रहा है, लैंग्वेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक, तो इसीलिए अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट है तो ड्रॉप जरूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सुपर सून। बाय बाय।